हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से हम स्टैटिस्टिक देखने जा रहे हैं। ठीक है, क्लास जो है ये अपना 12th का होगा और चैप्टर नंबर 1 पढ़ने जा रहे हैं, सूचकांक। ठीक है, एग्जाम के अंदर ये 12 मार्क्स का आता है। मैं उम्मीद करूंगा कि ये जो इस चैप्टर का जो मैं पहला वीडियो बनाने जा रहा हूं, आप इसे केयरफुली देखोगे। गाइस, एक्चुअली क्या होता है, जब हम किसी भी चैप्टर को शुरू से ही अगर ध्यान से देखें, शुरू में ही अगर उसको हम थोड़ा सा उसका कॉन्सेप्ट समझ लें, तो आगे के जो भी क्वेश्चंस आते हैं ना, और जो भी मतलब हम समझते हैं या जो भी पढ़ाया जाता है, वो थोड़ा ईजिली हो जाता है हमारे लिए। तो उसके लिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ये जो वीडियो हमारा बनने जा रहा है इस चैप्टर का, तो थोड़ा आप इस पर फोकस करना, पूरा देखना, जिससे कि आपको आइडिया लगे इस चैप्टर में क्या है। ठीक है, इसमें मैं कोई सवाल नहीं कराने जा रहा हूँ इस वीडियो के अंदर, मैं आपको इस चैप्टर के अंदर पूरा व्यू दूंगा कि इस चैप्टर में क्या होने वाला है। ठीक है, इस चैप्टर में कितनी विधियां हैं, क्या क्या हमें पढ़ना है, ये सारा का सारा व्यू मैं इस वीडियो के अंदर मैं आपको दूंगा। ठीक है, तो इसके लिए आप जरा इस वीडियो को थोड़ा मेरे साथ जो है शुरू से अंत तक देखते रहना। ठीक है, बने रहना मेरे साथ। ठीक है, देखा जाए तो चैप्टर 1 सूचकांक हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, सूचकांक। गाइस, मैं आपको बता दूं सूचकांक, इसमें सूचकांक में एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, सूचकांक में हम हमेशा ये जानने की कोशिश करते हैं कि पिछले वर्ष की अपेक्षा इस साल में क्या वृद्धि या क्या कमी हुई है। ठीक है, सूचकांक में हम क्या जानते हैं गाइस, ध्यान से फिर से सुनना, पिछले समय की अपेक्षा, पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष में क्या कमी हुई, क्या वृद्धि हुई, ये जानने के लिए हम सूचकांक का उपयोग करते हैं। ओके, तो ये बात आपको यहाँ पे पता चली होगी कि सूचकांक का उपयोग हम कब करते हैं। ज़्यादातर सूचकांक का उपयोग जो है ना सरकार करती है कि पिछले साल की अपेक्षा इस साल क्या जन्म दर है, क्या मृत्यु दर है, कितना आयात हुआ पिछले साल की अपेक्षा कितना निर्यात हुआ, ये सभी जो है ना ये सरकार ज़्यादातर करती है। ठीक है, किसका उपयोग, सूचकांक का। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको पता चला होगा कि सूचकांक का उपयोग पिछले साल की अपेक्षा इस साल क्या कमी वृद्धि हुई है वो जानने के लिए किया जाता है। ओके, एक बात मैं आपको और बता दूं, सूचकांक की 2 विधियां हैं। एक है अंतर की विधि और दूसरा है अनुपात की विधि। ठीक है, ये 2 विधियां, अंतर की विधि और अनुपात की विधि। ठीक है, अब अनुपात की विधि को सापेक्ष विधि भी कहते हैं और इसको निरपेक्ष विधि भी कहते हैं, ये भी बात याद रखना। ठीक है, तो ये 2 विधि है सूचकांक की। ठीक है, अब ये विधि इन विधि में क्या होता है मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए बताता हूं, तो गौर से ध्यान से देखना। ठीक है, समझने की पूरी कोशिश करना। गाइस, मैं यहाँ पे वस्तु जो है मैं यहाँ पे लेता हूँ गेहूं। ठीक है, और यहाँ पे मैंने ले लिया चावल। ठीक है, और यहाँ पे मैं 2012 ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं 2013 ले लेता हूँ। ठीक है, चलो 2012 याद रहे, 2012-2013 2 वर्ष है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं गेहूँ जो है 2012 में 24 थी और 2013 में हो गया 30। चावल जो है 40 था, ये हो गया 2013 में 46। ठीक है, समझने की कोशिश करना। ये जो है हमारा एक डाटा है, एक डाटा दिया हुआ है, सूचना दिया हुआ है। तो ये एक सूचना दिया हुआ है कि भाई 2012 में गेहूँ 24 था, बढ़ करके 30 हो गया। ठीक है, तो क्या कमी क्या वृद्धि हुई है सूचकांक के जरिए हम जान सकते हैं। 2 विधि होती है। ठीक है, अब अंतर की विधि में क्या होता है, अंतर की विधि क्या बोलता है, तो ध्यान से सुनना। अंतर की विधि में क्या होता है कि अंतर देखा जाता है 24 और 30 के बीच में कितना अंतर है गाइस, तो अगर आप देखोगे तो 6 का अंतर आपको दिखाई देगा। 40 और 46 के बीच में अगर आप देखोगे तो किसका अंतर दिखाई देगा, कितना, 6। ठीक है, दोनों में गेहूं में भी पिछले साल की अपेक्षा 6 की जो है यहाँ पे आप देख सकते हो वृद्धि हुई है, और चावल में भी 6 की ही वृद्धि हुई है। ये कैसे पता चला, कौन सी विधि से, अंतर की विधि से। अच्छा, अनुपात की विधि क्या कहती है, दोनों की देख लो आप। ठीक है, अनुपात की विधि क्या कहती है मैं आपको बताऊं, तो अनुपात की विधि को जानने के लिए मैं आपको बता दूं, आपको ये जो पिछला वाला होगा उसको आपको आधार बोलना है, आधार वर्ष। इसे हम क्या बोलेंगे, आधार वर्ष, जो पिछला वाला होगा। ठीक है, ध्यान से समझते आना। और जो इस साल वाला है, ठीक है, जो चालू है, उसे हम बोलेंगे चालू वर्ष। समझ रहे हो, जो पिछला वाला है उसे आधार वर्ष कहेंगे, और जो इस समय करंट में जो वर्ष है उसे हम क्या कहेंगे, चालू वर्ष कहेंगे। ठीक है, जो पिछला वाला यानी जो आधार वर्ष है उसे 0 बोला जाता है, जो चालू वर्ष है उसे 1 बोला जाता है। ठीक है, और अगर ये प्राइस दिया है, ये कीमत दी है, गेहूं की कीमत है, तो इसे P से दर्शाएंगे। 0 मतलब हो गया आधार वर्ष का प्राइस, और 1 मतलब होता है चालू, P लिख दो यहाँ पे।
ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे ये समझाना चाहता हूँ कि अनुपात की विधि में एक छोटा सा फॉर्मूला है, ठीक है। अनुपात की विधि में एक फॉर्मूला है, अनुपात की विधि में फॉर्मूला क्या है कि I बराबर P1 डिवाइड बाय P0 इंटू 100, ये इसके अंदर क्या है, फॉर्मूला है। तो इसके लिए आपको जानना जरूरी है, ठीक है। सूचकांक में हम क्या करते हैं गाइस, पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष हम क्या करते हैं, तुलना करते हैं। 2 वर्षों के बीच में हम क्या करते हैं, तुलना करते हैं, ठीक है। तो अंतर की विधि में क्या हो गया, खाली अंतर देखा गया, लेकिन अनुपात की विधि में एक फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला के अनुसार जानना जरूरी ये है कि जो 2 वर्षों में तुलना कर रहे हो आप, जो पुराना होगा यानी जो पिछला वाला वर्ष होगा, 2013 जो है अभी वाला है, और जो 2012 है वो पिछला वर्ष है। तो जो पिछला वर्ष है उसे हम आधार वर्ष कहेंगे, और जो अभी जो वर्ष चल रहा है उसे हम क्या कहेंगे, चालू वर्ष कहेंगे, ठीक है। आधार को 0 से दर्शाते हैं और चालू को 1 से दर्शाते हैं, और ये मूल्य की बात चल रही है यानी प्राइस, तो P0 और P1। उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी, ठीक है। अब मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। तो फॉर्मूला आप देख ही सकते हो, P1 डिवाइड बाय P0। तो यहाँ पे अगर मैं गेहूं का देखूं तो गेहूं में क्या फॉर्मूला क्या बोलता है, P1 डिवाइड बाय P0 इंटू 100। आप देख सकते हो गेहूं में P1 मतलब चालू वाला कितना है, 30, देख रहे हो। P0 कितना है हमारा, P0 मतलब क्या कि आधार वर्ष का मूल्य, P मतलब क्या, प्राइस मतलब मूल्य, आधार वर्ष का मूल्य कितना है 24 गुणे में 100 बराबर, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये आपने वैल्यू पुट किया होगा। कैसे ले लेता हूं मैं, तो देखो 30 भागे 24, ओके, गुणे हम क्या करेंगे 100। तो यहाँ पे हमारे पास जो आएगा वो कितना है, 125, ठीक है। अब चावल का निकाले तो चावल के लिए भी फॉर्मूला वही रहेगा। जब अगर आप अनुपात की विधि से करोगे तो फॉर्मूला ये वाला यूज करना पड़ेगा। तो P1 डिवाइड बाय P0 इंटू 100 बराबर, अब देखोगे अब इसमें चावल वाले में P1 यानी 1 मतलब क्या, चालू वर्ष, किसका, चावल वाले का जो चालू वर्ष का मूल्य है वो, तो चालू वर्ष का मूल्य क्या है 46 बटे में 40 गुणे में 100। तो यहाँ पे मैं डिवाइड कर लेता हूँ 46 भागे 40 गुणे में 100, ठीक है। तो ये आ गया आपका 115। तो देखो इसमें अब आपको क्या करना पड़ेगा मैं आपको बताऊं। तो यहाँ पे अगर जानना है कि चावल में गेहूं में कितना वृद्धि हुआ है, तो आपको क्या करना है, इसमें से 100 माइनस कर दो, तो क्या बच गया 25%, ठीक है। चावल में क्या जो है वृद्धि हुआ है, तो जो भी ये सूचकांक आया है उसमें से 100 माइनस, इसमें से 100 निकाल दो, तो क्या बच गया 15, ठीक है। कमी और वृद्धि अगर आपको जानना है, ठीक है, अनुपात की विधि में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी सूचकांक आया होगा उसमें से 100 माइनस कर देना है। मान लो यहाँ पे 90 आया होता तो मैं 100 माइनस करूंगा तो क्या आएगा -10, तो ये -10 आया मतलब कमी, ठीक है। तो इस तरह से ये बात आपको समझ में आई होगी। अब देखो, अब मैं आपको बताऊं, अंतर की विधि से मैंने गणना किया तो गेहूं और चावल में समान अंतर मुझे देखने को मिला, और अनुपात की विधि से जब मैंने गणना किया तो दोनों में मुझे अलग अलग अंतर देखने को मिला, ठीक है। अंतर की विधि कहती है कि गेहूं और चावल जो है एक समान रूप से बढ़े हैं, एक समान रूप से उनकी वृद्धि हुई है, लेकिन अनुपात की विधि में गेहूं और चावल में, अब गेहूं में 25% की वृद्धि हुई है, चावल में 15% की वृद्धि हुई है, ऐसा अनुपात की विधि कहता है, ठीक है। तो एक्चुअली अनुपात की विधि ही इस चैप्टर के अंदर आपको देखने को मिलेगी। इस चैप्टर में हम अंतर की विधि से हम कोई भी सवाल नहीं करेंगे, ठीक है। यानी अंतर की विधि इस चैप्टर में हम सीखने वाले नहीं हैं। इस चैप्टर में क्या चलेगा, अनुपात की विधि चलने वाली है। यानी अनुपात का मतलब क्या, बटा, ठीक है। आप तो समझते हो ये बात, अनुपात मतलब क्या, बटा। ये देख रहे हो ना, बटे में, यहाँ पे कोई बटा नहीं है, खाली अंतर है। तो बटे में ही सारा का सारा जो सवाल है वो चलने वाला है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये बात पता चल रही होगी। अनुपात की विधि यानी बटे से सारे सवाल इसमें जो भी होंगे सब बटे वाले होंगे, ठीक है। अलग अलग फॉर्मूले हो सकते हैं लेकिन सारा का सारा कैसे होगा, बटे में होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये 2 विधि थी, सूचकांक निकालने की 2 विधि थी, लेकिन सरकार जो है अंतर की विधि को ये एक्सेप्ट नहीं करता है। वो केवल अनुपात की विधि से ही पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष में क्या कमी वृद्धि हुई है वो जानता है, किसकी विधि से, अनुपात की विधि से, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये सारा जो कॉन्सेप्ट है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं गाइस। तो ध्यान से देखना, जैसे कि मैंने बताया कि अंतर की विधि इस चैप्टर के अंदर नहीं है। इस चैप्टर के अंदर हम क्या सीखने वाले हैं, अनुपात की विधि सीखने वाले हैं। तो अनुपात में ये फॉर्मूला लगता है। तो मैं इसमें बताना चाहूँगा कि जो P1 मतलब क्या, 1 मतलब हो गया चालू वर्ष, ठीक है, और P मतलब मूल्य, यानी चालू वर्ष का मूल्य। अब नीचे क्या है, आधार वर्ष का मूल्य है। तो आधार वर्ष के मूल्य को भी 2 तरीके से बांटा गया है। मैं आपको बताऊं तो आधार वर्ष के मूल्य को भी 2 तरीके से बांटा गया है। इसमें क्या होता है कि जो आधार वर्ष है
ये क्या होगा, एक बार जो होता है फिक्स्ड होता है, ठीक है, और एक बार क्या होता है, ये फिक्स्ड बेस होता है, और एक तो होता है चेन बेस होता है, ठीक है। मतलब फिक्स कहने का मतलब क्या कि जो आपका ये जो नीचे जो आधार वर्ष रखते हो आप फिक्स रख सकते हो, ठीक है। यानी 15 अगर आपने रख दिया तो 15 ही रख दो, ठीक है, हर सवाल में 15 ही लिखना पड़ेगा। और चेन बेस का मतलब क्या कि ये बदलता रहेगा, यानी आधार वर्ष भी दो तरीके से होता है, एक होता है फिक्स बेस और एक होता है चेन बेस, ठीक है। फिक्स बेस मतलब क्या कि वो कोई भी नंबर अगर आपको बोल दिया, सवाल में बोल दिया जाता है कि जो है आधार वर्ष के रूप में 50 लेना है, आधार वर्ष के रूप में 20 लेना है, 120 लेना है, यानी जो बोल दिया जाएगा वो ही आपको आधार वर्ष यहाँ पर लिखते रहना है, जब बोल दिया जाएगा तब। लेकिन चेन बेस में क्या होता है, चेन बेस मतलब क्या, पारंपरिक आधार, और फिक्स मतलब क्या, अचल आधार। लिख देता हूं मैं, फिक्स को यहाँ पे क्या बोलेंगे, अचल आधार, ठीक है। बेस मतलब क्या, आधार। चेन बेस मतलब क्या, पारंपरिक आधार, ठीक है। तो आप जो है ना यहाँ पे जो नंबर है P0 यानी जो नीचे है वो फिक्स भी रख सकते हो। फिक्स क्यों रखा जाता है, मान लो कि कोई कंपनी ऐसी होती है जिसका कोई एक ऐसा वर्ष होता है जो हमेशा बहुत अच्छा होता है। मान लो कि मैं अपनी जो है तुलना, आज की वर्ष की जो तुलना है वो मैं अपने किसी अच्छे वर्ष से ही करूँगा ना, बुरे वर्ष से तो मैं अपनी तुलना नहीं करूँगा, ठीक है। कोई भी अपनी तुलना किसी अच्छे चीज़ से ही करता है, ठीक है। या मुझे अगर आज मैं खराब हूँ तो मैं यही कहूँगा ना कि मैं इससे खराब तो पिछले वर्ष था। यानी कहने का मीनिंग मेरा क्या है कि कंपनी क्या करती है कि उसके अनुसार वो क्या है, फिक्स यहाँ पे कोई नंबर रख सकती है या हर वर्ष जो है बदल सकती है, ठीक है। तो दो तरीके हैं इसके, अचल आधार और पारंपरिक आधार। याद रहे एग्जाम में 1 नंबर का आता है कि आधार वर्ष चुनने की कितनी विधियां हैं। आधार वर्ष, ये नीचे क्या है, आधार वर्ष है, तो आधार वर्ष चुनने की 2 विधि है, अचल आधार की विधि और पारंपरिक आधार की विधि। तो देखते हैं उसकी परिभाषा भी मैं आपको दिखा दूं, सूचकांक का जो अर्थ है वो भी मैं आपको समझा देता हूं, एग्जाम में 1 मार्क्स का आता ही है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है आई बराबर क्या होता है, पहले मैं फॉर्मूला दिखा देता हूं। आई बराबर क्या होता है, P1 डिवाइड बाय P0 इंटू 100। आई का मतलब होता है सूचकांक, ठीक है। आई का मीनिंग क्या होगा, सूचकांक। और यहाँ पे P1 का मतलब होता है, 1 मतलब क्या गाइस, चालू वर्ष, या इस चैप्टर में जहां भी 1 लिखोगे वो चालू वर्ष कहलाएगा। और P मतलब क्या हो गया, मूल्य, चालू वर्ष का मूल्य, ठीक है। और P0 मतलब क्या, आधार वर्ष, आधार वर्ष। P मतलब क्या, मूल्य, आधार वर्ष का मूल्य, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आप देख सकते हो नीचे क्या हमेशा रहता है, आधार वर्ष, ऊपर क्या रहता है हमेशा, चालू वर्ष, ये आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो इसी के ऊपर से हमारा परिभाषा 1 नंबर का एग्जाम के अंदर आता है, तो थोड़ा ध्यान देना। किसी भी वस्तु से संकलित, ठीक है, किसी भी वस्तु से संकलित, संकलित मतलब जुड़ा हुआ, ठीक है, किसी भी वस्तु से जुड़ा हुआ, ठीक है। ये जो मूल्य दिए होते हैं, ठीक है, जो भी मूल्य दिए होते हैं वो किसी ना किसी वस्तु से जुड़े होते हैं। जैसे गेहूं का मूल्य है, गेहूं का मूल्य 50 है, तो 50 जो है वो गेहूं यानी एक वस्तु से जुड़ा हुआ मूल्य है। तो किसी भी वस्तु से संकलित चल राशि के चालू समय के मूल्य में, ध्यान देना, चालू समय के मूल्य में, चल राशि यानी वो जो राशि कैसे होनी चाहिए, चलती रहनी चाहिए। जैसे 2010 में हो गया 120, 2011 में हो गया 150, तो चल राशि के चालू समय के मूल्य में, ठीक है। देखो ये रहा, चालू समय के मूल्य में किसी निश्चित आधार वर्ष के यानी आधार वर्ष निश्चित होता है, तो किसी निश्चित आधार वर्ष के उसके मूल्य के सापेक्ष में, ठीक है, सापेक्ष मतलब होता है बटा, ठीक है, सापेक्ष में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन, प्रतिशत मतलब हो गया 100, ठीक है, प्रतिशत परिवर्तन को क्या कहते हैं, सूचकांक कहते हैं, ठीक है। फिर से देख लो, यानी किसी भी वस्तु से संकलित चल राशि के चालू वर्ष के मूल्य में उसके किसी निश्चित आधार समय के उसके मूल्य के सापेक्ष में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन को सूचकांक कहते हैं, ठीक है। सूचकांक को निर्देशांक भी कहा जाता है। कहीं निर्देशांक लिखा हो तो फिर कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये निर्देशांक पहले 2-4 साल पहले जब पुरानी किताब थी तो निर्देशांक ये चैप्टर का नाम हुआ करता था, लेकिन अब सूचकांक दिया गया है। सूचकांक एक गुजराती शब्द है, ओके।
तो इस तरह से आपने इसकी परिभाषा देखी होगी, उम्मीद है कि आपको ये परिभाषा समझ में आई होगी। ठीक है, तो ये थोड़ा आप एक बार इसे देखो, सुनो, समझो। ठीक है, यहाँ तक अगर आपको पसंद आया हो तो एक बार सब्सक्राइब और लाइक करना जरूर। ठीक है, और बेल आइकन जरूर आप हिट करके रखें। नाउ फाइनली इस वीडियो में मैं क्या आपको देना चाहता हूँ वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि क्या क्या हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं, क्या क्या मैं आपको इस चैप्टर में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो गाइस देखो यहाँ पे टोटल मैंने 8 जो है विधि मैंने यहाँ पे रखी है जो हमें पढ़ना है। ठीक है, जो ज़्यादातर एग्जाम के अंदर आता है, छोटी मोटी जो 1-2 सूत्र और होंगे बुक के अंदर। ठीक है, वो आप खुद भी उसे आप एक बार देख सकते हो, यू कैन सी बाय योर सेल्फ। ओके गाइस, तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ 8 जो मैं पढ़ाऊँगा, डेफिनेटली आई विल टीच यू। ओके, तो 8 में से 8 के 8 मैं आपको एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ। तो देखो यहाँ पे अचल आधार की विधि और पारंपरिक आधार की विधि, ये दोनों जो है हमें सीखना है। ये एग्जाम के अंदर 2 या 3 मार्क्स के अंदर आता है। ठीक है, उसके बाद देखो अचल आधार, देखो यहाँ पे अब क्या करना है, अचल आधार से पारंपरिक आधार में परिवर्तन और पारंपरिक से हमें अचल में, यानी हमें ये सीखना है। ठीक है, कि अचल को पारंपरिक में कैसे बदलें या पारंपरिक दिया होगा तो उसे अचल में कैसे बदलें। ये भी एग्जाम के अंदर 3 मार्क्स का आता है। ठीक है, भारित औसत की विधि एग्जाम के अंदर 2 मार्क्स के अंदर आता है, ये हमें सीखना है। लास्ट पेयर पास से फिशर, ये जो है फिक्स जो है 5 मार्क्स का आपको एग्जाम के अंदर पूछेगा। ठीक है, तो ये ज़्यादातर इसके ऊपर हमें फोकस करना है कि कैसे हमें ये सीखना है। ये आता ही आता है, डेफिनेटली 101% यू विल सी इन योर एग्जाम। ओके, कुल खर्च की विधि, अब देखो कुल खर्च की विधि और पारिवारिक अंदाज पत्र की विधि, ये भी जो है 2 या 3 मार्क्स के अंदर एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। तो इस तरह से कुल मिलाकर के हमारे पास 8 जो है टोटल विधि है इस चैप्टर के अंदर सीखने लायक, जिसमें 1 बाय 1 करके मैं आपको पढ़ाऊंगा। ये मैंने आपको ये 8 के जो विधियां हैं मैंने आपको क्यों डायरेक्ट मैंने आपको दिखा दी, ताकि आपको पता चले कि हमें कितना इसके अंदर पढ़ना है। ठीक है, कोई आपको कन्फ्यूजन ना हो, कोई आपको ऐसा मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो कि अभी तक ये चैप्टर चल रहा है या कुछ पता नहीं चल रहा है। तो ये आप क्या याद रखोगे ना, तो मैं एक टॉपिक जैसे बता दूंगा कि भाई पहला टॉपिक चल रहा है अचल आधार की विधि में पढ़ा रहा हूँ या पारंपरिक आधार की विधि में पढ़ा रहा हूँ। अगर ये बातें मैं आपको बोलता रहूँगा तो आपको पता चलता रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से मैं ये कंप्लीट करूँगा। अगर आप चाहते हो कि आपको ये पूरा आए, आप अच्छे से इसमें नंबर, अगर 12 मार्क्स अगर आप प्राप्त करना चाहते हो तो मेरे साथ जो है ये पूरे वीडियो के साथ बने रहना। ठीक है, और अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो ज़रूर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, पसंद आया हो तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।